दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है अलस कथा। ठीक है, यह हमारा वन शॉट वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके संपूर्ण अर्थ की, उसके बाद इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा ये तीसरा अध्याय है, तृतीय पाठ, तीसरा अध्याय जिसका नाम है अलस कथा। क्या नाम है? अलस कथा। अलस कथा का मतलब होता है आलसियों की कहानी। किसकी कहानी? आलसियों की कहानी। और यह एक बेहतर कहानी है, आपको पूरा मस्त लगेगा सुनने में। मैं डायरेक्ट इसके अर्थ को बताऊंगा और जहां पर श्लोक प्रयोग होगा वो श्लोक पढ़ के तब उसके अर्थ को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कहता है कि यह पाठ जो है विद्यापति कृत यानी विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का विशेष अंश है। किसका विशेष अंश है? पुरुष परीक्षा का। ऑब्जेक्टिव में आता है कि अलस कथा जो है किसका विशेष अंश है, तो पुरुष परीक्षा। आगे है, पुरुष परीक्षा जो है आसान संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में भिन्न भिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, पुरुष परीक्षा क्या करता है? आसान संस्कृत भाषा में या सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में, किस रूप में? कहानी के रूप में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। कौन सा किताब? पुरुष परीक्षा। उसके बाद है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। तो विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि। कौन थे? मैथिली कवि। और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माणकर्ता विद्यापति थे और उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी महत्वपूर्ण थी। संस्कृत विषय के प्रति इनकी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रस्तुत पाठ में यानी अलस कथा में आलस्य नाम के दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत है। यानी इस पाठ में जो है हम आलस नाम का जो दोष होता है उसी पर आधारित एक कहानी लिया गया है, बहुत मजेदार सा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है नीतिकार आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु रूप। क्या मानते हैं? शत्रु रूप। आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है। बताएंगे भाई एक छोटा सा कहानी से आप लोग को। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहता है मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। ठीक है, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। ऑब्जेक्टिव में आता है मिथिला में जो मंत्री था उसका नाम क्या था? तो वीरेश्वर। क्या नाम होगा? वीरेश्वर। और वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक, सभी दुर्गति को प्राप्त और जो अनाथ है उन्हें इच्छा अनुसार भोजन दिलवाता है। ठीक है, मिथिला में जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वह स्वभाव से दानशील था, कारुणिक था और जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं, ठीक है, जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं या मान लीजिए इसका हाथ उठ कट गया है, ठीक है, और जो अनाथ है इन सबको इच्छा अनुसार भोजन दिलवाता था। इच्छा अनुसार भोजन दिलवाता था। उनके बीच में आलसियों को भी अनाज और वस्त्र दिलवाता है क्योंकि, ठीक है, क्या बोलता है? उनके बीच में जो आलसी सब था उनको भी अनाज और वस्त्र दिलवाता है क्योंकि। यहाँ पर हमारा पहला श्लोक दिया गया है, निर्गतीनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठ रेनापि वह बिना। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि निर्गतीनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वह बिना। इसका अर्थ होता है कि जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं, जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं उनमें सबसे पहला नंबर पे आलसी है। जितना भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं उनमें सबसे पहला कौन है? आलसी। पेट में आग लगने पर भी कुछ करने में सक्षम नहीं है। जो आलसी होता है उसके पेट में आग से मतलब होता है हमारा कि बहुत ज़्यादा भूख लगना। भूख लगने पर भी वह कुछ भी करना नहीं चाहता है।
पेट में आग लगने पर भी कुछ करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, आगे है, उन आलसी पुरुषों को दिए जाने वाले लाभ को सुनकर बहुत बड़े बड़े पेट वाले वहां पहुंच गए। ठीक है, जब वो सुना कि आलसी सबको फ्री में खिला रहा है, बहुत बड़ा बड़ा जो है पेट वाला सब जो है वहां पर चला गया। कहाँ पर? जहां पर वो भोजन दिलवाता था इच्छानुसार, मिथिला में। बहुत बड़े बड़े पेट वाले वहां पहुंच गए, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरा श्लोक है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतवः। क्या बोल रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते स्वजातीनाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतवः। तो इसका अर्थ होगा, क्योंकि जब आपकी स्थिति बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, तो सभी आपसे संगति करते हैं। ठीक है, जब आपकी स्थिति बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो, उस समय आपसे जो है सभी क्या करते हैं? संगति। और अपनी जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन सा जीव नहीं दौड़ता है? कि अपना पार्टी का आदमी को मिल रहा है फ्री में भोजन, तो थोड़ा बहुत भी आलसी होगा तो चलो फ्री में ले रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कुछ लग रहा है? तो अपनी जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन सा जीव नहीं दौड़ता है। ठीक है, आगे है, इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। आलसी सबका जो सुख देखा है, फ्री में कपड़ा दे रहा है, खाना दे रहा है, बस वो देख करके सभी धूर्त, जितना भी ठग था बनौटी आलसी, वह एकदम बनावटी आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। अब बताइए, बनावटी सब आलसी जब वहां पर भोजन करने लगेगा तो जितना भोजन पहले खर्चा होता था उससे ज्यादा खर्चा होगा, हैं? तो इसके बाद आलसियों के घर में बहुत अधिक धन खर्च को देख करके नियुक्त पुरुषों ने परामर्श किया। इसके बाद जो उस घर में था, आलसियों के घर में बहुत अधिक जो धन खर्च होने लगा, तो वहां पर जो नियुक्त किया गया पुरुष था, उन सब ने आपस में विचार किया, परामर्श किया। क्या विचार किया? कि अपनी बुद्धि और करुणा से केवल आलसियों को स्वामी वस्तु दिलवाता है। अपनी बुद्धि और करुणा से, मतलब दया से, स्वामी जो है केवल किसको दिलवाता है? आलसियों को। यदि ऐसा है तब कपट से आलस्य को धारण करके धूर्त भी ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर बोला है कपट से, मतलब ठग सब जो होता है, आलस्य को धारण कर लिया है और वहां पर धूर्त भी जो है वो भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। यह क्या है? यह हम लोगों का आलस्य है कि हम लोग उसको अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं। यह हम लोगों का प्रमाद है। प्रमाद का मतलब आलस्य। ठीक है, यह हम लोगों का आलस्य है कि अभी तक हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कौन बनावटी है, नहीं है। ये लोग विचार कर रहा है आपस में। तो यदि ऐसा है तब हम लोगों को आलसी पुरुष की परीक्षा लेनी चाहिए। हम लोगों को आलसी पुरुष की क्या लेनी चाहिए? परीक्षा। ऐसा परामर्श करके, ऐसा विचार करके सोए हुए आलसियों के घर में उन पुरुषों के द्वारा आग लगा दिया गया। ऐसा विचार करके जो है, जब सो रहा था सब आलसी सब, सोए हुए आलसियों के घर में उन नियुक्त पुरुषों के द्वारा क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। इसके बाद घर में आग लग जाने से और आग को बढ़ता देखकर घर के सभी धूर्त भाग गए। अब घर में जो आग लगा तो लगा, आग बढ़ता भी है धीरे धीरे। आग को बढ़ता हुआ देख करके जितना भी धूर्त था, जितना भी बनावटी था, सब एकदम तुरंत फिरार। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। इसके बाद कनी मनी जो आलसी होता है, छोटा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत, वो सब एकदम फिरार हो गया। अब बोल रहा है कि 4 पुरुष अभी भी वहीं पर सोए हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कितने पुरुष वहां पर बचे? 4। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अल्लाह सला में वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। कितनी? 4। तो 4 पुरुष अभी भी वहीं पर सोए हुए हैं और आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ जो है थोड़ा संस्कृत में पूछता है। पहला कहता है कि एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम ओहो कथमयम कोलाहल। ठीक है, पहला जो आलसी है, वस्त्र से, पहले आलसी ने वस्त्र से ढके हुए मुख से बोला, ओहो यह कैसा शोरगुल है, कैसा
कोलाहल है, कैसा हल्ला है। पहला आलसी बोला। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि अहो कथमयम कोलाहल, यह किस आलसी के द्वारा कहा गया था? तो प्रथम आलसी। किसके द्वारा? प्रथम आलसी के द्वारा। फिर है द्वितीयेन उक्तम। द्वितीयेन उक्तम और दूसरे के द्वारा कहा गया क्या? तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरा क्या कहता है कि ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। घर में क्या लग गई है? आग। देखिए अभी गप्पे कर रहा है जबकि आग वहां बढ़ रहा है। तीसरा आलसी कहता है अब तृतीयेन उक्तम को अपि तथा धार्मिको न अस्ति। को अपि तथा धार्मिको न अस्ति यो इदानीम जलाद्रैव शोभि कटेरवा आसमान प्रावृणोति। अब तीसरा आलसी क्या कहता है? कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भींगी चटाई हम लोगों के ऊपर डाल दे। ठीक है, यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो कोई भी यहाँ धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगी चटाई हम लोगों के ऊपर डाल दे। अब चौथा क्या बोलता है? चतुर्थेन उक्तम अरे वाचालः। अये वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नोत तुष्णि कथम न तिष्ठत। अये वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नोत तुष्णि कथम न तिष्ठत। चौथा आलसी क्या कहता है? अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। ठीक है, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। तो यहाँ पर चारों आलसी का गप हो गया। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद उन चारों के बातचीत को सुनकर और आग को बढ़ता हुआ देखकर और इनके ऊपर गिरता हुआ देख करके नियुक्त पुरुषों ने वध के डर से, वध मतलब मरने के डर से, उन चारों आलसियों के केस को पकड़कर घर से बाहर किया। ठीक है, तो चारों आलसियों के केस को पकड़कर ऑब्जेक्टिव में आता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस को पकड़कर। एक बार फिर से इसको समझते हैं। इसके बाद उन चारों के बातचीत को सुनकर और आग को बढ़ता हुआ देखकर और इनके ऊपर गिरता हुआ देखकर के नियुक्त पुरुषों ने वध के डर से उन चारों आलसियों के केस को पकड़कर घर से बाहर किया। इसके बाद उन नियुक्त पुरुषों ने पढ़ा। ठीक है, पढ़ता भी है। उन नियुक्त पुरुषों ने पढ़ा। कहता है पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। ठीक है, क्या कहता है? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। इसका अर्थ है कि स्त्रियों की जो गति है वह पति ही है। स्त्रियों की गति कौन है? पति। ऑब्जेक्टिव में आता है स्त्रियों की गति कौन है? पति है। और बालानाम जननी गति, बच्चों की गति कौन है? जननी यानी माँ, जो जन्म देती है। बच्चों की गति कौन है? माँ है। और कारुणिक के बिना इन आलसियों की गति संसार में कोई नहीं है। इन कारुणिक के बिना इस संसार में आलसी का कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इसके पश्चात उन चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत सारे वस्तुओं का दान करवाया। इसके बाद जो है चारों आलसी को मंत्री ने बहुत सारे, क्योंकि ये सब वास्तविक आलसी था, बहुत सारे वस्तु का दान करवाया। ठीक है, आप लोग में भी एक आलसीपन है, जैसे कोई बच्चा जो जगता है सवेरे, मान लीजिए 5 बजे जगता है, घड़ी देखता है 5 बज गया, फिर सोता है 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट जो है सो जाते हैं। वो जो सोया 5 मिनट के लिए इकट्ठे नींद टूटेगा 7 बजे। तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम टाइम है, आपको पूरा फोकस एकदम सिलेबस पे रखिए, कंप्लीट करते रहिए, बाकी अच्छा एग्जाम जाएगा। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया था? तो पुरुष परीक्षा। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो बताए थे व्यंग्यात्मक, सारा हम कहानी में बता चुके हैं। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य नाम के दोष का। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो धूर्त। जितने भी धूर्त थे वो आलस्य, बनावटी आलस्य करते थे। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो वहां पर जो नियुक्त पुरुष था, योगी पुरुष, वही लगवाता था।
प्रश्न 6, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो आग लगाकर। चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? केस को पकड़ के। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान। कारुणिक के बिना आलसियों का कोई रक्षक नहीं। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? तपेश्वर, भुवनेश्वर, महेश्वर, वीरेश्वर। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री था। प्रश्न संख्या 11 कहता है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन वास्तविक आलसी है, कौन बनावटी आलसी है। ऑप्शन बी। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो जितने भी धूर्त लोग थे सब भाग गए। प्रश्न 14 कहता अरे हल्ला कैसा? मतलब यह कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है? किसने बोला था? तो पहला आलसी, प्रथम पुरुष। ऑप्शन ए। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा? तो दूसरे ने कहा था। तर्कयते यदस्मिन् गृह लग्नो अस्ति, इसी तरह से कुछ था। प्रश्न 16 कहता आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो कौन? वहां पर जो नियुक्त पुरुष था उसी ने केस को पकड़ के बाहर निकाला। 17 दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो आलसी का। विद्यापति कौन था? तो लोकप्रिय मैथिली कवि। ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19 कहता है पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो कथा रूप में, कहानी रूप में। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो आसान संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोषों के निराकरण के लिए और मानव के विभिन्न गुणों का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो धूर्त। अब प्रश्न संख्या 23 कहता है स्थिति सौकर्य मूला ही ... के न धावंती जंतवः। ठीक है, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो अलस कथा। वहां पर बताए थे कि अपनी जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन सा जीव नहीं दौड़ता है। प्रश्न 24 वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री। मिथिला का कौन था? मंत्री। संसार में बच्चों का रक्षक होता है माता, जननी। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति। 27 पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानव के गुणों का। ऑप्शन बी। 28वां है मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो विद्यापति थे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29 कहता है पतिरेव गति ... कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है? तो अलस कथा से। पतियों की गति जो है, स्त्रियों की गति पति है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो पति। पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। 21 सवाल को पूछा है। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक माँ। माता किसका रक्षक होता है? तो बच्चों का। एक ही सवाल को 2 तरीके से पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 34 वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो भोजन दिलवाता था प्रतिदिन। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो आलसी। निर्गतिनाम च ... वह बिना। श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो अलस कथा से। भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी। प्रश्न 38 स्थिति सौकर्य मूला ... धावंती जंतवा कहाँ से लिया गया है? तो अब पुरुष परीक्षा से। यहाँ पर अलस कथा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो पुरुष परीक्षा से। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं पूछेगा। प्रश्न 40 आग को देखकर कौन सब भाग गए? तो जितने भी धूर्त थे सब फिरार। प्रश्न 41 घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? जो वास्तविक आलसी था वो सब नहीं भागा था। प्रश्न संख्या 42 कहता है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो तीसरे ने बोला था कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस समय जल से भींगी हुई चटाई हमारे ऊपर अढ़ा दे। तो तीसरे के द्वारा कहा गया था। अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष ने कहा? चौथे ने बोला था कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो मिथिला में जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वही। तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45 तर्क यते यदस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। ऐसा मालूम होता है कि इस घर में आग लगी है। अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो तीसरे आलसी की। तीसरा आलसी बोला था।
सॉरी दूसरा आलसी बोला था, क्योंकि पहला बोला था यह कोलाहल कैसा, तो दूसरा बोला कि ऐसा लग रहा है कि इस घर में आग लग गया है। तब तीसरा बोला था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे आलसी के, ऑप्शन सी। प्रश्न 46, तुष्णि कथम न तिष्ठत, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते, किसने कहा? तो चौथे आलसी के द्वारा ऐसा बोला गया था। प्रश्न संख्या 47, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कारुणिक। दयावान के बिना आलसियों का कोई रक्षक नहीं है। प्रश्न 48, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। वास्तविक आलसियों की संख्या 4। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? रिपु रूपम, शत्रु रूप। 52 कहता है कि वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था। और देखते हैं, एक दो प्रश्न बच गया है। तो प्रश्न संख्या 53, पतिरेव गति ... बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्रियों की गति पति है, यहाँ हो जाएगा स्त्री नाम। तो ऑप्शन सी। 54, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने। किसने लगाई थी? अलसशाला के कर्मचारियों ने। को अपि तथा धार्मिको न अस्ति ... गटेरवा आसमान प्रावृणोति, किसने कहा? किसने कहा था? कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भींगी हुई चटाई हम लोग के ऊपर डाल दे। तो ये तीसरे के द्वारा बोला गया था। प्रश्न संख्या आखिरी कहता है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सब सो रहे थे, रात में, नहीं बताए थे, सोए हुए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।